शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जून का महीना बलूचिस्तान पे बहुत भारी गुजरा है। बलूचिस्तान ने जून के महीने में बहुत अजियतनाक मंजर कशी देखे हैं। बहुत सी आंखें अश्क बहार थी, बहुत से अरकान असम्बली के हाथ तोड़े गए, बहुत सौ की पगड़ी उछाली गई, बहुत सौ के गले से पकड़कर उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई। जून का महीना पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों में बिलखुसूस वफाक में अच्छे बजट पेश करने में गुजरा। खसारे के बजट नहीं बल्कि उनके फ़ायदे के बजट में बजट से कबल उस्मान लाला की शहादत का वाक़या हुआ जिसने पूरे बलूचिस्तान को गमगुसार कर दिया। इसके बाद जिस दिन बजट पेश होना था बलूचिस्तान असम्बली में, ये मुकद्दस असम्बली, ये असम्बली गो के है तो बहुत खस्ता हाल, लेकिन इसकी तामीर में, इसकी तरतीब में, इसके नक्शे में बलूचिस्तान के हमारे सियासी अकाबरीन की बहुत ज़्यादा कोशिशें और काविशें शामिल हैं। वो समझते थे कि ये इदारा या असम्बली एक ऐसा ईवान होगा जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत खूबसूरत मनसूबाबंदी करेगा, बहुत अच्छी मनसूबा साजी करेगा। बलूचिस्तान भूख, अफलास, प्यास, बदअमनी, बदआली, तालीमी गुलामी, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल से निकल आएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जिन बुज़ुर्गों ने ये असम्बली की तश्कील की, उसी के गेट पे एक दिन बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी और इस अरकान असम्बली, हमारे दोस्त सिद्दीकी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। जब आप वो वीडियो देखें, मैं कहता हूँ अल्फियन किसी बलूचिस्तान के किसी भी शख्स के आंखों में से ज़रूर आंसू आएंगे। जिस तरह से उनकी पगड़ी, जब वो गेट लगता है, जब इस तरह वो गिरते हैं, उनका हाथ टूटने का तो बाद में चला, लेकिन वो मंजर जिसमें उनकी पगड़ी गिर जाती है, दस्तार गिर जाता है, ये असम्बली तो पूरे बलूचिस्तान के अवाम की दस्तार का जामिन था। आज बलूचिस्तान की असम्बली के एक ऐवान का अपने मेंबर के दस्तार भी इस असम्बली के अंदर महफूज नहीं है, पगड़ी भी महफूज नहीं है। मेरा दोस्त बाबू रहीम साहब बैठे हुए थे, आज भी तबीयत उनकी बहुत ख़राब है। 14 दिन उन्होंने ताने में गुजारे, बहुत ही बुरे हालत में। एक तो ये कि खुद पहले से ही तकलीफ और मुश्किलात का शिकार थे, उनका पाँव जख्मी था, गैरतमंद बलोच हैं। जब वहाँ पर वो गेट पे थे, जब वो मंजर भी आप देखेंगे, हमने ये असम्बलियाँ, हमने ये कवायद, हमने ये कवानीन, हमने ये कुर्बानियाँ, हमने ये जमहूरियत, हमने ये वफाकियत का ख्वाब इसलिए नहीं देखा था जनाब वाला कि बलूचिस्तान में जब अपने हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, या तो हमें गोलियों से बूंद दिया जाएगा कि ये गद्दार हैं, या पे हमें बख्तरबंद गाड़ियों से मारा जाएगा कि जनाब वाला इन्होंने तो गेटों पर ताले लगा दिए हैं, ये हमें बजट पेश करने नहीं देते। आप भी जाएं, आपके गेट के बाहर बलूचिस्तान की बच्चियां, बापर्दा बच्चियां जिन्होंने 5-5 साल नर्सिंग की तालीम हासिल की थी, आपके गेट के बाहर बैठी हुई हैं। कितनी बच्चियां, औरतें हैं जो बलूचिस्तान असम्बली तक पहुंच नहीं पाती। 1000 किलोमीटर बलूचिस्तान का सफर इस तरफ है, 500 किलोमीटर इस तरफ है, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ ये बलूचिस्तान। दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं, दुनिया में 120 ऐसे ममालिक हैं जिनका रकबा बलूचिस्तान से कम है, बलूचिस्तान का रकबा उनसे बड़ा है। काफ़ी बच्चियाँ, काफ़ी माएँ, काफ़ी बूढ़ी औरतें, काफ़ी बीमार इस दरवाजे पे आके अपनी बात नहीं पहुँचा सकती। उन्होंने इसके लिए हमें मुंतखब किया, उन्होंने इसके लिए हम सबको भेजा। वो इलेक्शन के दिन गए, धूप में, गर्मी में, प्यासी, भूखे, बीमारी की हालत में, स्ट्रेचर पर, गाड़ियों में, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सवारी करके वो जाके उन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट दिया कि जनाब वाला हमारा नुमाइंदा जाएगा, खुशी और खुशहाली लाएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, बलूचिस्तान में रोजगार ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारे प्यासों के लिए पानी ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हम अंधेरों में रहने वाले इंसानों के लिए रोशनी और बिजली ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारी बच्चियां, बच्चे जब जाके लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, उसकी बजाय जो हमारी गैस 60 साल से निकल रही है, 70 साल से, इसको हमारे गांव, गिदानों और कूचों तक पहुंचाएगा। इस ख्वाब के साथ जनाब वाला लोग जाके वोट देते हैं। और जब आपके मुंतखब अरकान असम्बली 5 दिन तक असम्बली के बाहर बैठे रहे, मैंने तो उस दिन कहा था कि हमारे घर के बाहर कोई मांगने वाला भी आता है, 12-15 मिनट के बाद हमारे हाथ में गुजरी होती है कि यार जाके उससे पूछ लो, 50 रुपए पे खुश नहीं हुआ, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। अल्फिया कहता हूँ, रोज आते हैं, कभी हमने किसी को वहां पर धक्के देके नहीं निकाला। जितनी इस्तिताअत होती है आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक उनसे बात करते हैं। तारीख का जबर है, दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन हम तहजीब के हवाले से बलूचिस्तान बहुत पीछे चला गया।
ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے لیے تہذیبی سبق چھوڑ چکے تھے، اگر ہم اس پر بھی عمل درآمد کرتے، شاید بلوچستان میں یہ جون کے مہینے میں یہ بدصورت واقعہ رونما نہیں ہوتا جو ساری زندگی ہمارے ماتھوں پہ داغ رہے گا۔ آنے والا مورخ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپوزیشن نے کیا، گورنمنٹ نے کیا۔ اس وقت کے جو ہے مورخ لکھے گا کہ اس وقت کی جو اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کی شاید نااہلی کی وجہ سے بلوچستان اسمبلی میں یہ واقعہ رونما۔ بہت تحقیق اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اس کو پتہ، ہر کسی کا کردار بھی شاید واضح کرنے میں اس کو مشکلات نہ ہو۔ 5 دن یہاں بیٹھنے کے باوجود حکومت وقت میں سے کسی ایک شخص نے بھی زحمت نہیں کی۔ مجھے یاد ہے، میں بڑے کیئرفلی آبزرو کر رہا تھا، جناب والا ماں سوائے ہمارے ینگ جونیئر آفیسرز کے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، یا آپ کا میرے خیال پولیس کا بھی سب سے جو نچلے رینک کا ڈی ایس پی ایس ایچ او لیول کے لوگ تھے، یہ ادھر آتے تھے، ایک چکر لگا جاتے تھے، ایک شکستہ چہرے کے ساتھ، ہاتھ میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے، کوئی فیصلہ سازی کی اس میں حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی، دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ ہم ان کے حال پہ ہمیں ترس آتا تھا، ان کو ہمارے حال پہ ترس آتا تھا، ساتھ سے ٹریفک جاری ہوتی تھی۔ یہ بھی خدا نے رحم کیا کہ کوئی خودکش اس دن نہیں آیا 5 دن تک یہاں پر۔ کیا منہ دکھاتے حکومت بلوچستان، کیا منہ دکھاتے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز، کیا منہ دکھاتے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ 110 ارب روپے بلوچستان میں سالانہ امن و امان کے نام پر خرچ ہوتے ہیں۔ 70 ارب روپے تو ہم صرف اپنے لا اینڈ آرڈر کے لیے اپنے اداروں کو دیتے ہیں۔ 30 سے 40 ارب روپے ہماری فیڈرل جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 110 ارب روپے پر کیپٹا ایکسپینڈیچر لا اینڈ آرڈر کا بلوچستان میں دیکھا جائے جناب والا دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پر پرسن کاسٹ جو ہے سیکیورٹی کا لا اینڈ آرڈر کا، اس کے باوجود بھی امن و امان کی صورتحال جون میں آپ کے سامنے ہے، جون کے مہینے میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو خدا نے بچا لیا، خودکش کو کسی کو پتہ نہیں رحم آ گیا تھا یا نہیں کر دیا، ورنہ آ کے 30 سے 23 سے 24 بندے وہ بھی اڑا لیتا۔ بختر بند گاڑی کے واقعے سے پہلے وہ اپنا کام کر دکھا جاتا، وہ نہیں ہوا۔ احتجاج کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ یہاں پر جناب والا یہ آئین میرے سامنے پڑا ہوا ہے، آئین میں اپنے احساسات اور جذبات کو اظہار کرنے کی آزادی ہے، اور پھر حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے احساسات، جذبات احتجاج کی صورت میں جمہوری اور پرامن طریقے میں کرتا ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی مہذبانہ انداز میں احترام کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے کہ آپ معزز اراکین ہو، آپ بیٹھے کیوں ہو؟ پھر ہم کم از کم اس کو بتاتے تھے، ہم کم از کم اس کو یہ بتا دیتے، ہم ان کو کم از کم یہ بتا دیتے کہ جناب والا ہم بیٹھے کیوں؟ اس لیے ہم بیٹھے اس لیے تھے جناب والا 3 سال میں بلوچستان، میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں اور میں بار بار اس لیے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر رہے کہ بلوچستان تقریباً 3 سال میں جس تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان 3 سال میں جس تیزی سے اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی سے پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، غربت کی طرف جا رہا ہے، افلاس کی طرف جا رہا ہے، بھوک کی طرف جا رہا ہے، سیاسی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب ایکیومولیٹ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں جناب والا، یہ کس چیز کو جنم دیتے ہیں؟ انارکی کو جنم دیتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اور اس وقت بلوچستان میں تقریباً انارکی کی صورتحال ہے۔ ہم کل عثمان لالا کی فاتح خوانی کے لیے گئے، واپسی پہ آئے، بلوچستان کے سارے معززین ملک جو ہے کچھ لاکھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنے کو تو شاید جو اسلام آباد سے آتے ہیں، ہمارے دوست لاہور سے آتے ہیں، محترم ہمارے قابل احترام سارے، وہ تو یہاں پہ ہر کپڑے شلوار قمیض پہننے والے کو جاہل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھی کوئی بلوچستان کا کوئی عام آدمی ہے، جس طرح یہاں پر ہم سب نے کپڑے پہنے تھے اسی لیے ہم پر بختر بند گاڑی چڑھائی تھی۔ غلطی سے اس دن ہم میں سے کوئی ایک بندہ 2 پیس پہن کے آ جاتا، میں آپ کو الفیہ کہوں گا، یہ واقعہ بلوچستان میں ہونا نہیں تھا۔ یہ واقعہ پنجاب اسمبلی میں اس سے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے گیٹ کو ہاتھ لگائے۔ سندھ اسمبلی میں اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے، چارپائیاں لے گئے لوگ، جنازے اندر لے گئے ہیں، لیکن کسی رکن اسمبلی کے ساتھ ذاتی طور پر اس کو فزیکلی جو ہے طبی طور پر کسی نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بلوچستان یتیم خانہ ہے، ہمیں سب کو یتیم سمجھا جاتا ہے۔ ہماری مال و دولت سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہماری پگڑی، ہمارا دستار، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری غربت، یہ کسی کو سمجھ نہیں آنے والی جناب والا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے لوگ، ہمیں گلہ ان سے ہے، ہمیں اپنے ان بھائیوں سے نہیں ہے جو یہاں پر 2 سال 3 سال کے لیے اپنی ملازمت کے لیے آتے ہیں۔ گلہ تو اپنے لوگوں سے ہے جنہوں نے یہ حکم دیا۔ اب ویڈیو میری ابھی تک ہے، جب اسمبلی کے اندر یہ آلات تھے، ہم نے بارہا جا کے بتایا کہ
کہ جناب والا اس اسمبلی میں آج کا ماحول اسمبلی منعقد کرنے کا نہیں ہے. کچھ معاملات طے کریں اس کے بعد آئیں. وہ معاملات کیا ہیں جناب والا؟ یہ میں ابھی آپ کو ذرا دکھاتا ہوں جو ہمارا رولز آف پروسیجر کی کاپی ہے. اس کا پہلا صفحہ کھولیں جناب والا، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. یہاں پر تو دبگوز کی حکومت ہے، پیش لفظ ہے اس کا، پریفیس جس کو کہتے ہیں. میں انگریزی والا نہیں پڑھ رہا، اردو والا پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہمارا قواعد و ضوابط ہے یہ آئین سے ماورا نہیں ہے، یہ آئین کے آرٹیکلز کے تحت بنایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ بلوچستان صوبہ اسمبلی کے قواعد انضباط کار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 67، یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. 67 کی جز اے جسے آرٹیکل 127 کے ساتھ مل کر پڑھا جائے کے تحت 1974 میں تشکیل دیے گئے ہیں. یعنی اس کے اندر، اس رولز آف پروسیجرز کے اندر جو بھی قواعد و ضوابط، رولز اینڈ پروسیجرز یہ لکھے گئے ہیں یہ آئین کے تابع ہیں. جب آپ اس کو وائلیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. 5 دن تک یہاں بیٹھے رہے. ہم نے کیا مطالبہ کیا تھا جناب والا؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 115 کے تحت قبل از میزانیہ، بعد از میزانیہ بحث، پری بجٹ ڈسکشن، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم نے پری بجٹ ڈسکشن کی بات کیوں کی تھی، کہ آپ بلوچستان میں جو ہے قبل از میزانیہ بحث، اس میں آپ کو جناب والا سیدھا دیا گیا ہے کہ اس میں آپ آئندہ میزانیہ کے ارکان کی تجاویز طلب کی جائیں گی جو ہر سال فیبروری تا اپریل کے مہینوں کے دوران منعقد ہوگا. یعنی جون میں سے پہلے فیبروری تا اپریل آپ جو ہیں پری بجٹ ڈسکشن کریں گے اس ایوان میں. کیونکہ ہم یہاں پر بحیثیت ثنا بلوچ نہیں بیٹھے ہیں. میں اپنے حلقوں کی معذوروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بیماروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بے روزگاروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقے کے پیاسوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقوں کے بزرگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقے کے ان معصوم بچوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو تعلیم سے محروم ہے، استاد سے محروم ہے، میں اپنے حلقے کے ان زمینداروں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو بجلی سے اور اچھی سڑکوں سے محروم ہے، میں اپنے بلوچستان کی ان بیٹیوں اور بہنوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو ہے بچہ دیتے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت بلوچستان میں 8 سے 10 ہزار ایسی بچیاں اور مائیں وفات پاتی. ہم کو یہاں پر شغل میلے کے لیے نہیں بیٹھتے. ہم جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پری بجٹ ڈسکشن کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ جناب والا ہمارے پاس امکانات یہ ہے کہ بلوچستان میں 500، 400، 300 ارب روپے کے قریب پیسے آنے والے ہیں، اتنی تنخواہوں میں جائیں گی، اتنی ترقیاتی مد میں جائیں گی. بلوچستان کا سب سے بڑا پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ہم بڑا شائستگی سے تقریر کرتے، بات کرتے، ہر کوئی اپنے لب و لہجے میں بلکہ اپنی زبان میں، بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں، ہزارگی میں، جس کی اس کی مرضی ہوتی وہ کم از کم بیان کرتا. اور ان معزز گیلریوں میں جس طرح آج محترم آئی جی صاحب تشریف فرمائے، ان کے مشکور ہیں، کوئی اور بھی سیکٹری صاحبان بھی سارے آ جاتے. چیف سیکٹری صاحب آئے تھے، وہ جلدی چلے گئے. سارے سیکٹری صاحبان آ کے سنتے کہ یار بلوچستان ان کا ہے، ہم بلوچستان کے ملازم ہیں، یہ بلوچستان کے نمائندے ہیں، انہوں نے 4-5 سال کے بعد جانا ہے، کسی اور نے آنا ہے. ہم بھی حاکم نہیں ہیں، ہم بھی بادشاہ نہیں ہیں، ہم بھی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے سر پر بھی تاج نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حاکم ہیں، ہم بھی خادم ہیں، آپ بھی خادم ہیں. آپ بلوچستان کی وہ تکلیف اور مشکلات کو سن کے آپ کہیں گے کہ بلوچستان کی ترجیحات یہ ہیں. بلوچستان میں پیاس سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بھوک سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں اندھے رضا سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں جو ہے زمینداروں کے مسائل سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں سڑکوں کے حادثات سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں کینسر کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں اسکول سے محروم بچوں کی تعداد زیادہ ہے. کسی 2-4 کو پرائرٹائز کر کے ہم بلوچستان کی وسائل کی تقسیم کرتے ہیں. یہ تھا جناب والا اس پورے احتجاج کا مقصد. اگر دنیا یہ سننا چاہتی ہے تو سن لے. الفیہ بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی آ کے یہاں کہیں کہ اب میں سے کوئی شخص ایسی اسکیم مانگ رہا ہو جس میں ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا یا ہماری ذات کا کوئی فائدہ ہو. یہ ساری مطالبات، یہ ساری اسکیمیں ہوتی ہیں در حقیقت اپنے عوام اور اپنے علاقے اور اس بدبخت صوبے کو، اس بدبخت صوبے کو جس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اس کو کم از کم دنیا کے
तरक्की याफ्ता मुमालिक के बराबर न ले जाएं, लेकिन हमसे अपसाया बराबर सूबों की तो बराबर ले आएं। उसके बाद कम से कम कोई हमें शर्मिंदगी का मुजाहरा तो ना करना पड़े कि हमारी बसें भरकर यहाँ पर इलाज के लिए लाड़काना जाते हैं, कराची जाते हैं, एक कैंसर का पेशेंट जिगर के लिए ट्रांसप्लांट के लिए हमें अल-शिफा इस्लामाबाद गंबट जाना पड़ता है। ये शर्म की बात नहीं होती किसी हुक्मरान के लिए, किसी नुमाइंदे के लिए, कि उसके सूबे के शख्स को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलता, सिक्योरिटी भी नहीं है, अमन व अमान भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, अच्छी तालीम भी नहीं है, उससे ऊपर सेहत की सहूलत भी नहीं है। क्या है इस सूबे में? किस चीज के लिए हम कहते हैं कि ये सूबा हमारा सूबा है? किस बात पे हम खुश हैं कि हमारे पास 550 अरब रुपए का सालाना बजट है, हम बलूचिस्तान में खर्च कर रहे हैं? और हम चाहते थे कि अपने दोस्तों के साथ ये बहस करेंगे। हमने हमेशा उनको कहा कि जिन लोगों ने आपको हुक्मरानी के मसनद पर फाइज किया है, कम से कम वो आपसे 5 मिनट के लिए पूछ जाएं। इस मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता है जनाब स्पीकर, इस मौजूदा हुकूमत ने अपनी 3 साल के दौर में 1800 अरब 1800 अरब रुपए खर्च किए हैं। एक आउटकम तो बता दे। आउटकम कहते हैं नतीजे को, कि आप जितना पैसा डालते हैं, आप दुकान भी जाते हैं 100 रुपए देते हैं, 1 किलो चीनी ले आते हैं घर। 1800 अरब बलूचिस्तान में आपने खर्च किया है। कितनी फीसद बलूचिस्तान में तालीम ऊपर गई? कितनी फीसद बेरोजगारी का खात्मा हुआ? कितनी फीसद जमींदारों को बिजली की फराहमी बेहतर हुई? कितने फीसद जो है तालिब इल्मों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेंटर और एजुकेशन के तालीम के इदारे खुल गए? कहते हैं पहाड़ों से नीचे आओ, बलूचिस्तान खुशहाल हो गया। जो नौजवान है, इस दफा फीस के लिए 22 करोड़ रुपए के लिए 3 नौजवानों ने खुदकुशियां की है, सुइसाइड अटेम्प्ट किया। घरों में इनके देने के लिए फीस नहीं है। पूरी आपकी तकरीबन 80% यूनिवर्सिटी के बच्चों का कोविड 2 साल से गुजर रहा है, हमने इनको कहा 22 करोड़ रुपए आप उसके लिए नहीं दे सकते। आज बलूचिस्तान के नौजवानों, हम बलोचुरियत पसंदों से बात करने का सोच रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम फिक्र कर रहे हैं। आपने तो पूरे बलूचिस्तान को मजबूर कर दिया है। आप जमहूरी लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों से मारते हैं। आप कौन से इंसान को, कौन से नौजवान को सड़कों पर आजादाना घूमने फिरने देंगे? जमहूरियत की, आइन की, कवायद व ज़वाबित की बात करने वाला सिद्दीकी साहब आज 20 दिन से पड़ा हुआ है अस्पताल में। एक आदमी उसके पूछने तक की नहीं जा रहा कि भाई सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई। गाड़ी का ड्राइवर रिवर्स जा रहा था, वो गलती से उससे गेर आगे लगे। ये भी बात हमें बता दो, 2 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेंगे। कोई हमें इतना भी बता देता, हम ये झूठ भी कम से कम सह लेते कि यार चलो उन भाइयों ने आके हमें ये भी कह दिया, हुकूमत वालों ने आके कह दिया। आप नतीजा आपके पास हर बजट का जब ले आते हैं 550 अरब, 550 अरब, 400 अरब, उसके बाद आपके पास एक नतीजा नहीं है। आज बलूचिस्तान के नौजवानों में मायूसी की वजह आपकी गलत हुक्मरानी है। ये किसी का कि कोई इनको जबरदस्ती इतनी बड़ी ज़हनी तौर पर कोई बहुत बड़े इधर यहाँ पर जादूगर, इधर वो क्या कहते हैं कि मैजिशियंस नहीं बैठे हुए हैं कि लोगों को छू मंतर करके लोगों को मजबूर कर देते हैं पहाड़ों पर जाएं। आपके जो जमीनी आलात हैं, आपका जो तरीका कार है, आपका जो तर्ज हुक्मरानी है, आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आपका जो बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से सोच है, फिक्र है, वो आज बलूचिस्तान के इस सफेद रीश को भी मजबूर करता है कि वो तल्ख बातें करें। नवाब साहब, वो हम जैसे कानून परस्तों को सारी दुनिया के आइन बनाते हैं, हमें भी मजबूर करता है कि हम भी लोगों को कहे जनाब वाला आइन और जमहूरियत में कुछ नहीं रखा। किस बात का मैं बजा के अपने हल्के में, इलाके में नौजवानों को बताऊं? 3 साल से मेरे हल्के में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। जिस खारान में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बिल्कुल हमने बेहतर कर दिया था, आज सबसे ज्यादा चोरियां वहीं पे हो रही हैं। सबसे ज्यादा नौजवान अब वहां पहाड़ों से जाने के निकल गए, पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं। पूरा मकुरान की सूरत-ए-हाल क्या बन गई है? ये वो दुखती बातें हैं जो इस असेंबली में होनी चाहिए थी। हम सफेद कपड़े पहनकर अपने जिस्म का मैल छुपाने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान अंदर से महल ज़दा है, गम ज़दा है। आपने बलूचिस्तान का कि ये जो हमारे हाकिम, बादशाह, लाला, हम सब सारे जो कोई काला, कोई सफेद, कोई वास्केट, कोई कपड़े पहनते हैं, अंदर से बलूचिस्तान जनाब वाला टूट का शिकार है, खून आलूद है, जख्मों से भरा हुआ है, चलनी है। जब तक उस बलूचिस्तान को यहां पर बात नहीं करते, और खुदा ने अगर आपको वसाइल दिए, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, आप बलूचिस्तान को नहीं निकाल सकते इस दलदल से। ये दलदल 20 साल से बताएं मुझे। हमने सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा जो है पैसे लगा दिए। 12 अरब से सिक्योरिटी का हमारा एक्सपेंसेस 2003 और 4 के बाद 110 अरब रुपए पे पहुंच गया। बेहतरी आई है बलूचिस्तान के अमन में? नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि सिक्योरिटी सेकेंडरी होता है, सबसे पहले होता है ह्यूमन सिक्योरिटी।
फिजिकल सिक्योरिटी पूरी दुनिया में सेकेंडरी होता है। पहले आप इंसानों की अपने तहफ्फुज, ह्यूमन सिक्योरिटी, और ह्यूमन सिक्योरिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो जनाबे वाला आपके इस आईन के आर्टिकल 37 और 38 में दिए गए। जब हमने उनको कहा था कि आप 115 के तहत डिस्कशन करेंगे, क्यों करेंगे, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है बजट तो आईन के मुताबिक बनाया, रेवड़ियां बांटी गई हैं। दुकान में आप परचून स्टोर में आपको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगता है किसी से 1 किलो रेवड़ी लेने के लिए। यहां पर पीएसडीपी में 50 करोड़ डलवाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगे। लेंगे सारे हलकों के लोग बैठे अपने अपने हलकों में, जिन जिन लोगों को दिए गए हैं, स्कीमात दिए गए हैं। ये कोई रेवड़ी की दुकान है या बलूचिस्तान का पीएसडीपी तरक्याती बजट है जिसमें आपने बलूचिस्तान के हर उस तबके के ख्याल रखना है, हर उस तबके की खुशहाली और खुशबख्ती के लिए मंसूबा डालना है जो मेरी और आपकी आंख से ओझल है, जो 800-900 किलोमीटर से जाऊ से, अवारान से, खारान से, उलमर्ग से, रास्को से इधर पहुंच नहीं सकता, जो मूसाखिल से, शेरानी से इधर तक पहुंच नहीं सकता। उसने आपको भेजा है, मुझे भेजा है। ये आईन का आर्टिकल 37 क्या कहता है जनाबे वाला? जब हम इनको कह रहे थे, अक्सर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बजट बनाना तो हुकूमत की सवाबदीद है, हुकूमत बजट बनाएगी, उसकी मर्जी है जिस तरह का बनाए। भाई बनाए, हमने कब आपको बजट बनाने से रोका है? हमने ये अलगाम किया है? हमने कोई घोड़े दौड़ाए आपके वजीर आला सेक्रेटरीट पर? हमने बीएनडी पर कब्जा किया? हमने अपना बजट बना के बंदूक की नोक पर आपसे मंजूर करवाया? सिर्फ हमने आपको कहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको अपना रास्ता दुरुस्त करना है। और ये जनाबे वाला का आईन का आर्टिकल 37 में आपके लिए पढ़ता हूं। मुमलिकत, स्टेट, रियासत, उसकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में से क्या है? आर्टिकल 37 माशरती इंसाफ का फरोग और माशरती बुराइयों का खात्मा। बस इसका अलिफ ये जनाबे वाला, ये तकरीबन कोई सबसे अहम आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, दुनिया के पूरी दुनिया में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की जस्टिसेबिलिटी पे बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि ये सारी चीजें आइन में डाली गई हैं, इसको इंश्योर कैसे करवाया जाए। तो सारी दुनिया में यही बहस है कि आपके पास पार्लियामेंट है, असम्बली है, आपके पास अदालतें हैं। इसमें क्या कहता है जनाबे वाला? ये सना बलोच नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जो हमारे आबा अजदाद ने पूरे पाकिस्तान के मुंतखब अराकीन असम्बली में बनाया है। कहता है पसमानदा तबकात या इलाकों की तालीमी और माशी मफादात को खुसूसी तवज्जो के साथ फरोग देगी। तो जब आप बजट बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने पैसे पड़े होते हैं और जो आके मांगे और आप उसको देना शुरू कर दें, जो एक कागज आपके पास लाए आप उसको देना शुरू कर दें, जिसने नया वास्केट पहना हुआ है आप उसको देने दें, जो 2 गाड़ियों में आ गया उसको आपने एक स्कीम डाल दें, जो आपको दावत करे सरियाब में आप उसके लिए एक स्कीम डाल दें, जिसने आपकी खुशामद की उसके लिए 4 स्कीम डाल दी। ऐसा नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। बलूचिस्तान इसलिए इस जगह तक पहुंच गया इस तरह की पॉलिसियों से, रेवड़ी बांटने वालों की। जो भी बांटता है, जहां भी बैठा, पहले जनाब वाला 37 कहा जाता था, वो अब आ गया 32 पे, 31 पे आ गया। अगर कोई अच्छी सर्वे हो वो शायद 30 से भी नीचे आ गया है। बाकी सूबे बड़ी तेजी के साथ उनकी तालीम की शरह, उनकी तालीम का मयार दोनों, एक होता है शरह, एक होता है मयार, उनकी तालीम की शरह और तालीम का मयार दोनों बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। और एक हमारा सूबा है कि उसकी तालीम की शरह बड़ी तेजी की तरफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इसलिए कहता है कि कम से कम मुद्दत में, और फिर इसके बाद कहता है जे, इसका जीम, फन्नी और पेशावराना तालीम को आम तौर पर मुमकिन रसूल और आला तालीम को लियाकत की बुनियाद पर मसावी तौर पर काबिल दस्तरस बनाएगी, सस्ते और सहल उसूल इंसाफ को यकीनी बनाएगी, मुनसिफाना और नम शराइत कार इसकी अमल की जमानत देते हुए कि बच्चों औरतों से ऐसे पेशों में काम नहीं लिया जाएगा जो इनकी उम्र जिन्स के। आज मैं आया, आधा क्वेटा जो है बच्चों से, लेबर बच्चों से भरा, ये 37। उसके बाद कहता है अवाम की माशी माशरती फलाह बहबूद का फरोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 है। मैं अल्फिया कहता हूं, जब हम यहाँ 5 दिन बैठे थे, हमारी ख्वाहिश यही थी जब यहाँ पे आएंगे हम कहेंगे भाई गलती आप कर रहे हो, खुदा रसूल को मानो। यहाँ पता नहीं इस दुनिया में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि जो लोग आपको लाए हैं शायद वो भी खुदा को जवाब देने के, वो भी ये समझते हैं कि ये गरीबों यतीमों का सूबा है, इस पे जिस किसी को भी नाफिज करो, ऐसा बंदा नाफिज करो जो न उनको आइन बताए न कानून बताए। इस सूबे को ले डूबने वाले लोग इसी तरह के हैं जो आइन कानून से मावरा किस्म के फैसले करते हैं। आर्टिकल 38 कहता है
अलिफ आम आदमी के मयार जिंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल, पैदावार और तकसीम को चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर कि इससे मुफाद आमा को नुकसान पहुंचे और आजिर व माजूर और जमींदार और मजारा के दरमियान हकूक की मुनसिफाना तकसीम की जमानत देकर बलियाज जिन, जात, मजहब या नस्ल अवाम की फलाह बहबूद के उसूल की कोशिश करें। इस PSDP में ये ले, ये कागज आपको थोड़े से शायद आपको जाने पहचाने लगे ना लगे, मैं उस इजलास में थे नहीं, आपके पार्टी के किसी मौजूद रुकन ने सबके टेबल पे डाल रखे थे। याद आया मुहतरम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने व्हाइट पेपर जो है ये इस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 के खिलाफ, जिसमें आपने रेवड़ियां बांटी हैं, जिसमें आपने खारान को जो है, वाशुक को, ग्वादर को, क्वेटा के तमाम हलकों को, इस अपोजिशन के तमाम हलकों को आपने इनके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करते हुए उनकी सारी अवामी स्कीमें निकाल दी हैं। वो आपका हिस्सा था, वो एहतजाज से इसलिए निकल गया कि उसने कहा कि जी ये ज्यादती, है, ये हुकूमत की दौलत नहीं। देयर इज समथिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जब कभी भी यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 यही बात करते हैं, हुकूमत जाने उसका काम जाने, बजट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के ये मैंडेट है, हुकूमत का इस्तेकाक है, जनाब वाला के बजट बनाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। द मनी एंड द रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल ऑफ बलोचिस्तान, नॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। चला गया वजीर खजाना साहब। I think he has to understand, he has to get lessons from some of the government's experts कि उसको बता दें कि दौलत हुकूमत की नहीं होती, दौलत अवाम की होती है, क्योंकि ये दौलत जमा भी अवाम के जेब से होता है। कोई सिगरेट खरीदता है टैक्स देता है, कोई चीनी खरीदता है टैक्स देता है, पेट्रोल गाड़ी में डालता है टैक्स देता है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है टैक्स देता है, दवाइयाँ खरीदता है टैक्स देता है, सांस लेता है टैक्स देता है। बलूचिस्तान के अवाम टैक्स के साथ साथ बत्ते भी देते हैं चेक पोस्टों पे। बलूचिस्तान का लोगों का दौर भी ज्यादा बनता है कि उनको बजट मुनसिफाना तरीके से दिया जाए। बाकी सूबों में ये बत्ता नहीं है, सिर्फ एक टैक्स है। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें जनाब वाला हमारे ऊपर मुसल्लत है। और बलूचिस्तान के अवाम की जब बात आती है मुनसिफाना तकसीम की, उसके बाद हमारे अपने हलकों में एक नौजवान साइकिल चोरी करता है। मैं उस दिन जब ताने में था 14 दिन, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, जगह सोने की नहीं थी। रात को ताने की छत पर मच्छरदानी लगा लेते थे, सुबह 5 बजे सूरज निकलता, नमाज पढ़ के नीचे उतरता, तो ताने के उन बैरकों में जाके पूछता था कि चोरों की अकसाम किस तरह की हैं। तो मैंने देखा, मैं शायद कोई PSDP चोर भी उधर पकड़ा गया हो, लेकिन वहां पर तो वहां पर जो है, तो वहां पर ज्यादा तादाद मनशियात के आदि या मनशियात फरोशों का था। मनशियात फरोश कम थे, मनशियात के आदि अफराद का ज्यादा था। आपने देखा कि हमने क्या किया कि हमने लाकानूनियत को, यहाँ पर छोटे चोर को तो पकड़ते हैं, बड़े चोर, अब बड़ी चोरी कैसी होती है। बलूचिस्तान में अभी तक ये जो PSDP बनी है, मेरे सामने बड़ा है, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। इस PSDP में बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो DSC के फोरम से अप्रूव की गई, जबकि बलूचिस्तान में DSC का कंसेप्ट अभी तक ना तो इस बलूचिस्तान की असेंबली से कोई रूल, ना कोई एक्ट, कोई भी पास नहीं हुआ। बाकी सूबों ने इस पे कानून साजी की है, या तो आपके पास PDWP है या दूसरे फोरम है, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को, स्कीम को ले आते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको प्लानिंग कमीशन के मैनुअल और रूल्स के तहत आप ले आते हैं, उसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान का प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। एक तो नंबर 1 वायलेशन ये हुई। आईन और कानून के रूल से ये PSDP जो उन्होंने बजट पेश किया, इस पे हमने एहतजाज क्यों किया। आपको याद होगा कि 2020 और 2021 की PSDP पर जब मलिक सिकंदर साहब और तमाम अपोजिशन के अराकीन के मेंबरान हम अदालत गए, उस वक्त भी रेवड़ियों की तरह बांटा गया था स्कीम, रेवड़ियों की तरह स्कीम जो है तकसीम की गई थी। तो उस पर अदालती मुकदमा चला और फैसला, एक हमारी जो आईनी दरख्वास्त है उस पर 29 सितंबर 2020 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थे, एक 1325 2019 मंदोखेल साहब का, तालिब मंदोखेल साहब का, और CP 536 2020
ये मलिक सिकंदर साहब ने अंसारी अपोजिशन की मदीयत में उन्होंने जमा करवा दिया, जिसमें एक फैसला आया। वो फैसला जनाब वाला ये था जिनके कि सूबाई हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमात अवामी मुफाद के बरक्स, जिसमें एक एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई थी, बड़े बड़े टनल डाले गए थे, स्टेडियम्स डाले गए थे, पहाड़ों के ऊपर पता नहीं पिकनिक पॉइंट्स डाले गए थे, सारी चीजें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला तालीम का है। हमने वहां पर 8 से 10 घंटे दलील दिए। बलूचिस्तान का मसला तालीम का है, सेहत का है, बेरोजगारी का है, बलूचिस्तान के अंदर खुशहाली का है, इंसानी वसाइल की तरक्की का, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का है। हमने 8 घंटे वहां पर मुअज़्ज़िज़ अदालत को अपने दलाइल दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस फैसले पे जो है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस पर जनाबे वाला अपना फैसला दिया। और फिर उसके बाद हमारे इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। वो था CPLA 204 और 205, जिसमें 10 नवंबर 2020 को इनको एक रिलीफ मिला। मैं वो जरा रिलीफ पढ़ता हूं। इनका ये बजट क्यों गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये अगर उसमें से किसी को भी 1 रुपया खर्च करने के लिए दे रहे हैं, ये मावराह अदालत फैसला है, ये अदालत की तज़हीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं 10 नवंबर 2020 का फैसला आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें क्लियर कट दिया गया था। और अगर अदालतें हमारी बात सुने, शायद अगर सुन भी रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है, इसमें उनका फैसला है। ये अगर आप कहें मैं दोबारा पढ़ दूंगा, 21/10, ये अपना 10 नवंबर 2020 का फैसला है, आखिरी पैरा 4 है। उसमें कहता है, इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स इन द मीनवाइल एंड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शैल बी इंप्लीमेंटेड। उसमें हुकूमत बलूचिस्तान को नई स्कीमों पर काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। In the meanwhile and until the next date of hearing, the ongoing projects of the government of Balochistan shall be implemented in accordance with law and the proceedings for contempt of court shall remain stayed. उसमें 10 नवंबर 2020 में ये फैसला आया। फिर ये इन्होंने दोबारा अदालत उज़्मा को एक और अप्रोच किया, एक और रिलीफ मांगने के लिए कि स्कीमात पर काम करने का इख्तियार दिया जाए। तो अदालत उज़्मा ने 6/1/2021 का फैसला है। क्योंकि इसमें जिसमें ये जो PSDP में जितनी स्कीमात वहां पर ये असेंबली में ये लाए, जिसकी मंजूरी ये लेना चाहते थे, हमने इसीलिए कहा कि पहले दरवाजे बंद करो, पहले समझो तुम गलत कर रहे हो। हम 5 दिन बैठे कि आप आओगे, हम बताएंगे तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। ये सूबे की तज़ीक होगी, ये सूबे के लिए सबसे बड़ा आईनी और कानूनी अलमिया होगा। ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मौजूदा हुकूमत को अटकड़ी लगा के ले जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं अदालतें भी शायद थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं। ये 6/1/2010 का फैसला है, ये क्लियर कट ऑर्डर है, बहुत ही मुख्तसर का ऑर्डर। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू फिक्स सिविल पिटीशन नंबर 70Q 2019। along with this petition it is clarified that our last order, कि हमारा पिछला जो ऑर्डर था 10/11 यानी 10 नवंबर 2020 वाला, grants interim relief in relation to the projects which are under execution on the ground, यानी जमीन पर जो जारी स्कीमात है सिर्फ हमने उसके लिए रिलीफ दी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ के धड़ाधड़ अभी तक, बल्कि जून के महीने तक टेंडर पे टेंडर, मनपसंद और मंजूरे नजर स्कीमों का। उसमें उन्होंने फिर क्या किया कि अपोजिशन की जो भी थोड़े बहुत स्कीम थे उनके साथ जो हमने छोटी बहुत हमने कहा था कि यार कुछ हमारे हल्कों का हक है, इल्तिजा करके अपील करके जिस तरह भी आ गए थे, वो सारी स्कीमों की ऑथराइजेशन और एलोकेशन उन्होंने रोक दी। ऑथराइजेशन उन स्कीमों पे काम नहीं हुआ और अदालत के आलिया के इस फैसले के, अदालत उज़्मा के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने धड़ाधड़ 5 से 6 महीने में सारी स्कीमें की। अगर इस फैसले के खिलाफ उन तमाम असबाब के साथ चला जाए कोई, तो क्या इज्जत रह जाएगी इस सूबे की, इस सूबे के तमाम इदारों की, इस सूबे के तमाम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, इसके वजीर आला और इसके कैबिनेट के फैसलों की। ये इसलिए ये सारा जो एहतजाज था सब चले गए। इस सूबे की अहलियत का अंदाजा, इस सूबे के इदारों की अहलियत का अंदाजा, मैं हुकूमत को, मैं महकमों में बड़े अच्छे काबिल अफसरान, लेकिन जब सबको पता हो हुक्मरानी करने वाले लोग दबगूस वाले हैं, कानून कायदे की पाबंदी नहीं करते हैं,
और वो चाहते हैं कि बस बिल्डोज करना है हर चीज़ को, कानून भी बिल्डोज करना है, पीएचडीपी भी बिल्डोज करना है, असेंबली को भी बिल्डोज करना है, और अभी तो बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो अभी बख्तरबंद करना है। तो फिर वहाँ पर जो है तालीम याफ्ता लोगों का काम भी नहीं होगा। अगर ज़हूर साहब होते, ये हुकूमत बलोचिस्तान की उनकी तकरीर है मीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब का जून 2020 का, जब उन्होंने यहाँ पे इस तकरीर के सफ़ा नंबर 5 पर जाइएगा, आप जरूर इसको बाद में देख लीजिएगा। इसके सफ़ा नंबर 5 पर इन्होंने कहा था कि बलोचिस्तान का जो जायज़ा बजट है, उसूल इखराजात, उसमें बड़ी तफसील की तकरीर है। उसमें फिर आता है, कहता है तखमीना 419.922 बिलियन, 419 बिलियन रुपए था। नजर सानी शुदा बजट बराए साल 2019-20 380 बिलियन रुपए हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है माली साल 2019 के खराजात जारी के तखमीना 293 और 276। फिर उसके बाद कहता है 108 और 81। एक 5वीं क्लास के बच्चे को दे दो। ये 2 लाइनें हैं, कोई जूम करके अगर आपको बाद में दिखा दे, ये 2-3 लाइनें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 276 जमा 81 कर लें तो जनाबे वाला वो 380 नहीं 357 बिलियन बनते हैं। और यहां पर उन्होंने लिखा था इसी एक पैराग्राफ में इसकी, ये उनकी बजट तकरीर है, ये 2020। हमने क्यों कहा कि इस तरह जल्दबाजी नहीं करें, आप इतना बड़ा वॉल्यूम्स ले आते हैं। यहां पर उस दिन आपने देखा होगा, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़े आम के डब्बे आए हों, लेकिन वो सारा बजट था। कोई 2-3 आम के डब्बों को एक जितना कर दो, उससे भी बड़े इधर बजट के डब्बे पड़े। हमने तो नहीं देखे, बाद में भी हमने देखे थे, किताबों से भरे हुए हैं, उन पे इस तरह के रंगीन बलूची जो है कशीदाकारी भी की गई थी। इस दफ़ा थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से उसका चमड़ा बेहतर किया गया था, कवर। इसके अंदर जनाबे वाला सारा झूठ है, इसके अंदर सारी खराबियां हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन की, इसके अंदर हिसाब किताब की, इसके अंदर अवाम की तरक्याती अमल के हवाले से बहुत बढ़िया खराबी थी। अंदाजा करें अगर ये बजट भी इसी तरह उन्होंने 2020 का भी इसी तरह उन्होंने पास किया, और ये डॉक्यूमेंट इस असेंबली से अप्रूव हुआ है, ये इस असेंबली की तस्दीक नहीं है कि 2020 की उनकी बजट स्पीच, जिसका पेज नंबर 5 रिकॉर्ड पे रख दें, जिसमें जनाबे वाला वो कहते हैं कि 401 और 357, उसके बजाय वो लिखते हैं 380 और 419 लिखते हैं। 401 और 357 यानी 40 से 50 अरब रुपए की सिर्फ खामी उन्होंने उस पहले बजट की, उनकी स्पीच के पहले 5 से 6 सफात में। ये उनका व्हाइट पेपर है जिस उन्होंने इस दफा शाया किया। इस व्हाइट पेपर के आप जाएं सफा नंबर 38 पर, ये सफा नंबर 38, पेज 38 में दिया हुआ है सेक्टोरल एलोकेशन, पीएचडीपी 2020-21 का अब्स्ट्रैक्ट, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन था उनका। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जनाबे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पे 48%। अब हमें भी पता है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान को सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चाहिए। अब इसकी उर्दू में तर्जुमा करें, शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए। यानी बलूचिस्तान को लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने वाला तरक्याती एक एजेंडा चाहिए, न कि बलूचिस्तान को कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक या कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट प्लान नहीं चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक और कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट प्लान किसको कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप हर पीएचडीपी में सड़कें डालें, हर पीएचडीपी में रेवड़ियों की तरह, क्योंकि आप किसी को बख्शिश में देते हैं, वो आपसे आके स्कूल तालीम सेहत की सहूलत नहीं मांगेंगे, दवाइयाँ नहीं मांगेगा। ये एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, हमारे मेंबरान सब अपने अपने हल्के के नाम लेंगे। वो आएगा कहेगा मुझे रोड दो। और बलूचिस्तान करप्शन में नाकाम क्यों है? सबसे ज्यादा बदनाम क्यों है? नाकाम तो नहीं, बदनाम क्यों है? कामयाब क्यों है करप्शन में? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप रेवड़ियों की तरह इस यहाँ बलूचिस्तान में स्कीमें बांटते हैं, आप कुछ तबकात को तो समाजी तौर पर, माली तौर पर, माशी तौर पर तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के कॉस्ट पर कर रहे हैं? आप बलूचिस्तान के गरीब इंसानों के, बेतालीम बेरोजगार नौजवानों के, स्कूल से महरूम बच्चों के और बीमारों की जिंदगी के कॉस्ट पर, यानी उनकी जिंदगी की, उनकी जान के ऊपर खेल कर आप किसी एक को गलत स्कीमात डाल रहे हैं। तो बलूचिस्तान के सारा स्कीम ये कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक, कंक्रीट सेंट्रिक। इसमें एग्रीकल्चर में जाएं, आपको कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, वो कहेंगे वो उसमें भी कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक हो। आपको
फिशरीज में जाएं, वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है। आप सोशल अपना सिक्योरिटी के सेक्टर्स में जाएं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट। वुमेन डेवलपमेंट में जाएं, उसमें भी कोई बिल्डिंग बन रही होगी। यहां कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपकी पैदावारी ज़राए को, आपके इंसानों की वसाइल को, उनकी काबिलियत और सलाहियत को बेहतर बनाए। इसके लिए बहुत बड़ी थिंकिंग की जरूरत होती है। मलेशिया, सिंगापुर, चाइना ये इस तरह नहीं निकले। ऐसे बादशाह हुकूमतों की वजह से कौमें डूब जाती हैं, कौमें उठती नहीं हैं। ये जो इस थिंकिंग वाली कंक्रीट सेंट्रिक, कमीशन सेंट्रिक, करप्शन सेंट्रिक हुकूमतें कौमों को तबाही और बर्बादी के दाने पे ले जाते हैं। आज बलूचिस्तान के नौजवान अगर सड़कों पे, पहाड़ों पे मारा जाता है, ये खुदा जानता है इस गलत पॉलिसियों की वजह से। मैं किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता। मायूसी, बेरोजगारी, वसाइल से महरूमी, तालीम से महरूमी, नाउम्मीदी, ये सबसे बड़े जनाबे वाला किसी भी माशरे में अनारकी, वहशत, दहशत और तखरीबी पैदा करने के जराए होते हैं, और ये कर रहे हैं। कोई एक ऐसा प्रोग्राम बताएं कि ये एक नौजवान अट्रैक्ट होके आपके 550 अरब रुपए के बिलियन के प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट होके वो आपके लिए यहां शादियाने बजाएं। सोशल मीडिया आप देखते हैं, बाकी तो कोई और हमारे पास गैलप सर्वे है ही नहीं। आप जाएं, बलूचिस्तान के लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने है। इसमें 48% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 28% इन्होंने रखा हुआ है सोशल सेक्टर के लिए। अब सोशल सेक्टर में भी जिस तरह मैंने आपको कहा, उसमें आप सब में जाएं, वो सारे कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है। आई विश कि सोशल सेक्टर में जिसमें तालीम है, सेहत है, समाजी इंसाफ है, सोशल हमारा वेलफेयर है, इसमें भी अगर आप कम से कम लोगों की तालीम, तरबियत, तरजीह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, इल्म, तहजीब, तमद्दुन, हार्ट, कल्चर, म्यूजिक, इस तरह की मतलब लोगों को अंदर जज्बा पैदा करते, कम से कम अपने सूबे में नहीं किसी और सूबे में भी उनको रोजगार मिल जाता। इस तरह का कोई मंसूबा नहीं मिलेगा। बाकी आ जाता है प्रोडक्शन का सेक्टर। ये आप देख रहे होंगे सुर्ख, ये सुर्ख वाला छोटा सा, ये 7% है। मैं आपको बताऊं 1 मिनट के लिए जनाबे वाला, आपका प्रोडक्शन सेक्टर यानी आपके घर में 7 किलो आप पैदावार है आपकी गंदम का, और बाकी जो है 93 किलो आप या जो है अखराजात है आपके खाने की। अभी आप बताएं कि जिस घर में 7 किलो सिर्फ गंदम पैदा होती है साल की, और वो सालाना जो गंदम खाते हैं वो 93 किलो, आपके ख्याल में वो घर चल सकता है? सिंपल लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझ आए कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो आपका क्या है। वो आपका एग्रीकल्चर है, वो आपका माहीगीरी है, वो आपका जमींदारी है, बागात है, आपका इंडस्ट्री है, आपका माइंस और मिनरल है, आपका सर्विस डिलीवरी है, ह्यूमन रिसोर्स है। बलूचिस्तान के अंदर शर्म की बात है कि आप सिर्फ पैदा 7% करते हैं, खाते 93% हैं, और फिर भी कहते हैं इमर्जिंग बलूचिस्तान। अब भाई इमर्जिंग बलूचिस्तान का कोई एक पैरामीटर मुझे दिखा दें, एक मुझे पैरामीटर दिखा दें तो हम समझेंगे कि ये बलूचिस्तान इमर्ज हो गया। गुर्बत से 1% निकल गई, भूख से 1% ऊपर निकल गया, जहालत से 1% ऊपर निकल गया, अमन व अमान के एतबार से बलूचिस्तान जो है 8 से 10% बेहतर हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि बलूचिस्तान इमर्ज हो रहा है। लेकिन फिलहाल जनाबे वाला ये सारे करतूत सबमर्जिंग बलूचिस्तान के साइन दे रहे हैं। सबमर्जिंग जानते हैं आप, समझते हैं आप, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यानी डूबते बलूचिस्तान के सारे एदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने है। कोई इमर्जिंग बलूचिस्तान का नहीं है। बलूचिस्तान इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एंड सबमर्जिंग। अब कितना बलूचिस्तान में अगवा बराए तावान दोबारा ज्यादा हुए, बदअमनी के वाकयात इस 6 महीने में बलूचिस्तान के अंदर बशमूल आपकी हज़ारा बरादरी के, जिससे जनवरी से शुरू करके देखें, 200 के करीब हादसात बलूचिस्तान में, तखरीबकारी, दहशतगर्दी, कत्लेआम, साफियों के कत्ल, लूट मार, खुदकुश हमले, रिसेंट हमले, आज के हमले, कल के हमले, ये 200 से 250 से ये निशानियां होती हैं। इमर्जिंग बलूचिस्तान की निशानियां ये होनी चाहिए थी कि आपको कोई इंडिकेटर्स, कोई प्रेस करता। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आप कहते हैं आपको नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की मैं बार बार आपको दिखाता चला आ रहा हूं। तो ये इस तरह ये क्यों। और फिर दूसरी बात जनाबे वाला, मैं इसको थोड़ा सा खत्म करूंगा कि मेरे बाकी दोस्त भी इस पे बात करेंगे, उनके लिए भी कुछ रह जाए पॉइंट। हमारे पिछले पीएचडीपीज में हुकूमत बारहा ये वादा करता चला आ रहा है कि हम एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने 2030 के लिए तमाम दुनिया के अकवाम को कुछ पैरामीटर्स दिए, 17 गोल दिए। उन्होंने कहा
کہ آپ لوگوں سے کچھ غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں, کچھ حکومتیں تھوڑا بہت پرائرٹیز ان کی ترجیحات چینج ہوتی ہیں, تو پوری دنیا میں سارے دنیا کے قیادت کو بلایا گیا, ان کو کہا 2030 تک جو قومیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کے لیے کچھ گول مقرر کرتے ہیں اور ان کو کچھ پیرامیٹرز دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, تو آپ اپنا فوکس ان 17 گول پہ کریں, آپ کا سوسائٹی, آپ کا معاشرہ استحکام کا باعث بنے گا. ان 17 گولز میں سے پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنیٹری ہے. آپ کی ایس ڈی جیز کی ایک کمیٹی اس اسمبلی کی بنی ہے, پھر شرم سے میری آنکھیں جھک جائیں گی. 3 سال میں ایس ڈی جیز کی کمیٹی کا, جس میں 30 سے زیادہ ممبران ہیں, میں اس میں شامل نہیں ہوں. 30 ممبران میں سے شاید 28 ممبران کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ایس ڈی جیز کی کمیٹی کیا ہے. میں اس کمیٹی کا شکر ہے مجھے آپ لوگوں نے ممبر نہیں بنایا, یہ اچھی بات ہے, کیونکہ مجھ جیسے جاہل کی ضرورت نہیں ہوتی صوبائی اسمبلی کی. آپ کی اس کمیٹی میں 3 سال سے اسپیکر صاحب کی قیادت میں بنی ہوئی ایس ڈی جیز کی کمیٹی کی ایک میٹنگ نہیں. صوبائی حکومت اپنے پہلے والے پی ایس ڈی پیز کے پریفیس میں اب پھر بھی مینشن کرتا تھا کہ ہم جو پی ایس ڈی پی بنا رہے ہیں that's going to be in line with ایس ڈی جیز, یعنی ہم ایس ڈی جیز کو مد نظر رکھ کر اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بنائیں گے یا بنا رہے ہیں. گو کہ اس میں یہ چیز نہیں تھی, صرف انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے پہلے صفحے پر یہ ڈال دیتے تھے. ان میں جناب والا بالخصوص 5 سے 6 گول. اس میں پہلا گول جو تھا, پہلا گول یہی ہے اس کا کہ غربت کا خاتمہ, نو پاورٹی, اور بلوچستان میں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس 86 تک جا کے پہنچ گیا. 76 ڈاکومنٹڈ ہے, 76% ڈاکومنٹڈ ہے. پلاننگ کمیشن کی 2016 کی جو رپورٹ ہے پاکستان کی, جو احسن اقبال نے خود لانچ کیا تھا, ابھی کووڈ کے بعد, سرحدوں پر فینس لگنے کے بعد, تیل کا کاروبار بند کرنے کے بعد, زمینداروں کو بجلی نہ ملنے کے بعد, ٹڈی دل کے حملے کے بعد, خشک سالی کے بعد بلوچستان میں غربت کی شرح وہ 86% پہ چلی گئی. اس کا ایک اور گول ہے ہیلتھ کا, اس کا گول نمبر 3 جو ایس ڈی جیز کا گول ہے. ہیلتھ کے اعتبار سے یہ ایک چھوٹا سا, میرے خیال میں خاکہ آپ کو دکھا دوں تاکہ پھر کبھی کوئی کہیں گے ثنا بلوچ صاحب ایسے ہی بادشاہ آدمی ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. بلوچستان کی آبادی کی موجودہ صورتحال یہ پاپولیشن کونسل نے جو ہے پرنٹ کیا ہے. آپ بھی گئے تھے, میں اور آپ ساتھ تھے اس کانفرنس میں. آپ نے شاید یہ اپنے ساتھ نہیں لائے ہوں گے, آپ حکومت والے ہیں, ہم اپوزیشن والوں کو تھوڑی بہت اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے, ہم اپنے ساتھ لے آتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بھی ہے, آپ بھی لے آئیں گے, چلو ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں اب انہوں نے بڑے پیار اور محبت کا کنات کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان میں ہر سال 3000 عورتیں, بلوچستان میں ہر سال 3000 عورتیں مجھ جیسے آپ جیسے بچے جنم دیتے وقت مر جاتے ہیں. اگر وہ مائیں بچ جائیں, بچے بچ جائیں, وہ قادر نائر, ثنا بلوچ, اختر حسین لانگو, نصر اللہ زیر, ملک سکندر بن سکتے ہیں. اور بلوچستان میں یہ بچوں کا ہے, 1 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات بلوچستان میں, انفینٹ موٹیلٹی سب سے زیادہ. یہ اردو میں ہے, میں کسی کو کسی دن آپ کو دے دوں گا, اس کو سارے اسمبلی ممبران کو دیں. جب آپ بجٹ بناتے ہیں, یہ کنکریٹ سے یہ بچے اینٹ نہیں کھائیں گے. یہ مائیں جو 3000 مرتی ہیں, یہ کنکریٹ سینٹرک پبلک سیکٹر پروگرام سے یہ جناب والا ان کی زندگیاں نہیں بچ سکتی. اس میں لکھا ہوا ہے, اچھا غذائیت کی کمی, بلوچستان میں 31% بچے, ہم تھوڑا سا باہر لکھ لیں, کوئی بھی بچہ آپ کو اس کے چہرے پر روڈ تھا 1 ارب روپے کا, اس کو نکال دیا. کچھ اضلاع کو 3 سالوں میں 30 ارب روپے دیں, اور ہمارے لیے آپ کم از کم, ہماری سڑکیں ہیں, آپ ثنا بلوچ کی جیب میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. خران کی یہ سڑک ہے احمد وال کی, انہوں نے ختم کر دی. اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں کسی ایک ڈسٹرکٹ نے 500 ایکڑ زمین انڈسٹریل زون کے لیے نہیں دی. ہم نے ان کو کہا 500 ایکڑ زمین آج سے 2 سال پہلے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کو دیا. 3 پروپوزل سی ایم صاحب کے پاس گئے, جوب کا گیا, خران کا گیا, اور کسی اور ڈسٹرکٹ کا. تو ہم نے ان کو کہا آپ تینوں کو دے دیں. کہتا ہے نہیں, خران کو نہیں دینا ہے. 500 ایکڑ پر مبنی انڈسٹریل زون بنتا, وہاں پر یہ محروم نوجوان جو آج تم کہتے ہو کہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, تخریب کاری کر رہے ہیں, مایوسی ہو رہی ہے, بلوچستان کو نظریاتی, یہ سارے ادھر کسی انڈسٹری میں آ کے کام کر رہے ہوتے. خران سے اس لیے 500 ایکڑ کی اس انڈسٹریل پروجیکٹ 50 کروڑ روپے کا نکال دیا. جوب ڈلا ہوا ہے, جوب پہ بڑی مہربانی ہے. بیلا, میں نے جا کے خود بیلا میں تقریر کی, میں نے کہا اگر 100 ارب روپے بھی بیلا کے انسانوں پر
ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करेंगे, मैं अगला बजट खारान के लिए 1 रुपया नहीं मांगूंगा। ये बात पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। लेकिन बेला को जो पैसे दिए गए हैं वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है। अपनी जमीनों पर सड़कें ले जाना, किसी माइन पर सड़क ले जाना, किसी ऐसी जगह पर सड़क ले जाना जो बार बार तामीर हुआ है इंग्लैंड का, उसका जो बयान जो है वो बेला के मुखी श्यामलाल साहब करेंगे, जो हमारे साथ 14 दिन तक ताने में रहे। हम इस सूबे को रास्ते पे लाना चाहते हैं, हम इस सूबे को इस बीमारी से निकालना चाहते हैं। ये हमारा वतन है। मैं अल्फिया कहता हूं मेरा कराची में घर नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद सारी जिंदगी क्वेटा में नहीं रहे, वो आके यहां हाकिमी भी कर जाएंगे, बाद के दिन कहेंगे कि बलूचिस्तान को हम ऊपर ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान नहीं जा रहा ऊपर। आपने बलूचिस्तान में ये जो सारे वसाइल की तकसीम की, ये अदालती तौर पर भी चैलेंज होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इनको बता देना चाहता हूं, अगर ये तकरीर वो सुन भी रहे होंगे, अरबाब इख्तियार उनके सुन रहे होंगे, महकमे के अफसरान साहबान सुन रहे होंगे, ये बात उन तक पहुंचा दे। ये वो असेंबली नहीं है जिसमें आप लोगों को अंधा बहरा गूंगा समझकर आप सब कुछ करना चाहें। हमने जब ये एहतजाज किया है, हमने 14 दिन गुजारे हैं, ये बलूचिस्तान के उस अवाम की कुर्बानियों के वो जीरा बराबर भी नहीं। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन हमने कोई ऐसे 14 दिन वहां इसलिए कुर्बानी नहीं दी है कि एक FIR खत्म। वो FIR इसलिए हमने खत्म करवाया कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे हमने जुर्म नहीं किया, हमने असेंबली से कोई पैसे चोरी नहीं किए, हमने PSDP के पे डाका नहीं डाला, हमने PSDP में गलत स्कीम नहीं डलवाई कि हमारे ऊपर FIR कटता है। FIR तो उनके खिलाफ कटनी चाहिए जो बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के गरीबों की दौलत वो रेवड़ियों की तरह ऐसे लोगों को बांट रहे हैं जिनको बलूचिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। आप बलूचिस्तान के अवाम के एहतराम को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के फैसले को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए पैसे रख रहे हैं जिनको बलूचिस्तान ने अवाम ने कहा कि इनसे बेजार है। जिसने भी डाले हैं वो ये बात सुन ले, बलूचिस्तान में आज डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया का दौर है, शहूर बहुत आगे निकल चुका है। ये 2003 का भी बलूचिस्तान नहीं, 2005 का भी बलूचिस्तान नहीं, ये 2021 और 22 का बलूचिस्तान है। इसमें कॉलोनियल स्टाइल की गवर्नेंस नहीं चलेगी, इस्तेमारी तर्ज की, नौआबादियाती तर्ज की हुक्मरानी नहीं चलेगी। ज़िया-उल-हक के वक्त में रेवड़ियां बांटी जाती थी, बिल्डोजर घंटे दिए जाते थे, मुलाजमतें दी जाती थी। अब दोबारा बलूचिस्तान में वही कल्चर एक नए तरीके से जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। माशरे के मुस्तरद शुदा अफराद को PSDP में पैसे रखो ताकि वो अपने लिए गाड़ियां खरीदे, बंदूकें खरीदे, ताकतवर हो। माशरे के इज्जतदार आदमी को मलिक सिकंदर जैसे आदमी की टोपी और पगड़ी उछाले, सना बलोच का रास्ता रोके, लोगों में मायूसी फैलाएं कि इन्होंने कुछ नहीं किया अपने हल्कों में। यही पैगाम ये देना चाह रहे थे इस PSDP के जरिए से। हम असेंबलियों में नहीं होंगे, लेकिन ये दुख, ये तकलीफ आप बलूचिस्तान को दे रहे हैं, सना बलोच को नहीं दे रहे हैं। हम में से कोई भी अगर आपकी इस PSDP की वजह से अगली दफा रुकन असेंबली नहीं बनता, बेशक ना बने। हम इन नजरियाती लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम इस वतन का इस्तेकाम चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद 15-20 करोड़ रुपए के लिए नहीं थी। लेकिन ये एक बात आप भी बताऊं कि आप बलूचिस्तान को जिस आग की तरफ, जिस आतिशफशां की तरफ धकेल रहे हैं, खुदारा ये खेल ना खेलें बलूचिस्तान के साथ। और ये सारा एहतजाज का बुनियादी मकसद और मंबा यही था, कानून की बालादस्ती, इंसाफ, मसावात। जहां पर भी जितने शहरी हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत हम कहते हैं सूबों को यकसां तकसीम हो, हमें रकबे की बुनियाद पे दिया जाए, गुर्बत की बुनियाद पे दिया जाता है। लड़ लड़ के बलूचिस्तान के लिए पैसे लाते हैं, इधर जो है जिसका वास्कुट सबसे अच्छा है वो अपने लिए सबसे ज्यादा पैसे डाल देता है। ऐसा बलूचिस्तान चलेगा? जो आदमी पोजीशन में है आपके इलाके की, मेरा डिपार्टमेंटल स्कीम 20 से 22 करोड़ रुपए खारान, बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ शहर है वाटर सप्लाई का, वो डिपार्टमेंटल स्कीम निकाल दी। मतलब हमारे मर्जी से मंशा से न डालें, जो डिपार्टमेंट ने प्रपोज किए कम से कम वो स्कीम तो इसमें रहने देते। आपकी तरफ से जनाब चेयरमैन, ये मैंने अपने दोस्तों से वैसे सलाह नहीं किया है, वो अगर मेरी बात से डेफर करें, इनकार करें तो उनको मैं दोबारा ये कहता हूं कि वो अपनी गलती तस्लीम करके ये जो गैर आईनी, गैर कानूनी कवायद ज़वाबित के बरखिलाफ बलूचिस्तान के अवाम के मुफादात, मंशा, उनके मुस्तकबिल पर कदगन लगाने के मुतरादिफ जो ये बजट है, इसको दोबारा इस असेंबली में ले आएँ, बड़े दिल गुर्दों का मुजाहरा करें और इस पर नया बेस्ट करें और बलूचिस्तान के लिए खूबसूरत सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड PSDP का प्रोग्राम यहाँ पर प्रपोज करें। लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, कोई इसको आपकी जो है मलामती तस्लीम नहीं करेगा, ये आपका बड़ापन होगा।
कि आपसे अगर गलतियां सर सैयद हुए ले आएं, सीमेंट से, सरिये से, ईंटों से, कचरों से पैसे को निकाल कर बलूचिस्तान में 300-400 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, पॉलीटेक्निक्स बनाएंगे। ये हमारे मंशूर का हिस्सा था। गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, यतीमों के लिए सोशल वेलफेयर का एक सोशल सिक्योरिटी नेट डालेंगे, बनाएंगे। बलूचिस्तान के नौजवान मायूसी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, हम उनके लिए स्पेशल अलाउंसेस का पैकेज और प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोगों के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम बनाएंगे। खुदकुशी करने पर मजबूर स्टूडेंट्स जो अपनी फीस दे नहीं सकते एग्जाम्स के लिए, उनके लिए कम से कम तालीम के दरवाजे खोल देंगे, उनके लिए सोशल सपोर्ट का, यूनिवर्सिटी सपोर्ट का, इंडाउमेंट का, एजुकेशन इंडाउमेंट का प्रोग्राम खोलेंगे, बनाएंगे। बलूचिस्तान में जो माएँ ज़चगी के दौरान वफात होती हैं, उनके हवाले से बेहतर प्रोग्राम बनाएंगे। खुराक से महरूम बच्चे, तालीम से महरूम बच्चे, इस सूबे के माथे पे जितने इतने बड़े ये फिगर जो नेगेटिव फिगर्स हैं, नेगेटिव स्टैटिक्स हैं, नेगेटिव डेटा जो बलूचिस्तान के माथे पर दाग बने हुए हैं, इनको धोया जा सकता है जनाबे वाला। अभी भी वक्त नहीं किया, अभी भी वक्त है कि अगर आप इन बातों को समझें। 3000 ट्यूबवेल बलूचिस्तान की सरहद पर लगाना, इतने वेग प्रोजेक्ट, वो तो मैंने लाया अभी अपने दोस्त मेरे, उनकी बजट स्पीच मैं किसी को दे दूंगा। ये सारी PHDP का मैंने सर्जरी की है, निकाला है। इतने एम्बिगुअस, मैं तो कहता हूँ अल्फिया के अगर किसी बच्चे को दे देते असाइनमेंट ये वाली, वो भी इतने एम्बिगुअस, इतने डर्टी या इतने करप्ट माइंडेड प्रोजेक्ट इस स्कीम में नहीं डालते। 3000 ट्यूबवेल लगाएंगे बलूचिस्तान की सरहदों में, न कोई जिले का नाम, न कोई इलाके का नाम, न कोई इसके PC1, न कोई फिजिबिलिटी प्लानिंग कमीशन के मैनुअल। इस PHDP को अगर अदालत खुदा करे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर वो कुछ बलूचिस्तान की बात सुने, इसको ले जाएं, ये बलूचिस्तान के माथे पर सबसे बड़ा दाग हो। इसमें पैसे कोई लूटी हुई रकम भी इस तरीके से गलत तरीके से तकसीम नहीं करता जितना आपने बलूचिस्तान के लोगों के बहे हुए खून की रकम। ये जो पैसा NFC से आज मिला है, ये बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों, जेल, जद्दोजहद, खून, पसीने और मसखशुदा लाशों के बाद बलूचिस्तान को ये हिस्सा मिला है। और इस सारे हिस्से के पैसे को कोई 10%, कोई 20%, कोई 40% का नाम दे के स्कीम में डलवा के ले जाता है। रोकेंगे। मैंने एक ऑफर ये किया कि हम अभी भी तैयार हैं इस पे आपको रहनुमाई करने के लिए, लेकिन अगर आपने ये वाली बात आज के इस रेगुलर इजलास के तवस्सुत से मुस्तरद कर दिया, हम 14 दिन जेल में गुजार सकते हैं, हम 14 दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देकर भी गुजार सकते हैं। नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। इसको नोट कर ले जो भी ये समझता है कि ये जो 2 नंबर के जाली प्रोजेक्ट डाले हैं, इन पे टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। वो दिन गया कि लोग जो है खुशी से बलूचिस्तान की माल को जो है शीर मादर समझ कर हज़म करने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम के मुफादात का दिफा किया है, खून दे के किया है, कुर्बानियाँ दे के की है। अब धरने भी दे के करेंगे, हड़ताल भी दे के करेंगे, तकरीर भी की, समझा कर भी आपको कहा, रिक्वेस्ट भी आपसे कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, नहीं माने फिर हम इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन, आपका मशकूर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। जाहिद रकी साहब।